साथ में डिस्कशन आप करने के लिए जाएंगे या कर रहे हैं, तो कुछ इसमें इनपुट मिला आप लोगों को? मिल रहा है मैडम, मिल रहा है मैडम। यस मैम, बहुत यस मैम, मिल रहा है। बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हो रहे हैं मैम। मैम इनफैक्ट इतना डाउट, बहुत ज्यादा डाउट था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में, तो कि कौन सा हम लोग फॉलो करें अपने रिसर्च के लिए, हम कौन सा मतलब मेथड करें फॉलो वो करके, तो उसका भी मतलब बहुत क्लियरिटी हो रही है आज, और पता लग गया कि 2 to 3 सेशंस इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हो गए हैं। हाँ मैम हो गए। आज गौतम सर ने भी यही लिया सैम्पलिंग वाला, तो थोड़ा सा और बता दिया उन्होंने कि हाँ क्वांटिटेटिव भी यूज कर सकते हैं इनिशियली। प्रैक्टिकल वे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। यस मैम, मैम बहुत इंफॉर्मेटिव था, थैंक यू मैम। एग्जांपल देकर क्लियर है ना, उससे और इजीली समझ में आया है। देखिए आप लोग बहुत सिंसियरली अटेंड करेंगे तो ये आपको रिसर्च में हर एक टॉपिक जो भी यहाँ पर, जैसे इंग्लिश से के भी हुए थे, इंग्लिश का एक यूनिट पूरा यहाँ पर कवर हुआ आपके सिलेबस का। तो रिसर्च राइटिंग में, साइनॉप्सिस राइटिंग में, रिसर्च आर्टिकल आप लिखते हैं, पब्लिश करने के लिए भेजते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल है ये सभी चीजें। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उठाकर मिलाकर के उसको जस्ट एक आर्टिकल लिखेंगे तुरंत से। क्या करेंगे, जितना भी यहाँ सुना है और अपने फील्ड से रिलेटेड पढ़ा है, तो इन सबको लेकर के एक आर्टिकल फटाफट लिखना है आपको। नहीं तो फिर क्या होगा, ये जो भी पढ़ा है ना, ये क्या हो जाएगा, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, है ना, उसको फिर रिकॉल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ये बातें हम करते रहेंगे बाद में। तो आज का वेबिनार का टॉपिक है हमारा साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन डिजिटल इंडिया। साइबर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी, हर एक काम जो अभी चल रहा है हमारा, वो सब किस पर है, इंटरनेट के माध्यम से है। whatever we are doing from morning to night, even after our sleep, उसमें भी हम इंटरनेट पर काम करते रहते हैं, है ना। हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं। आपने पीएचडी का एंट्रेंस फॉर्म भरा, वो भी ऑनलाइन भरा, ठीक है। आपका रिजल्ट भी आपने वेबसाइट पर चेक किया। आगे भी दिन भर में कई आप परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट ऑनलाइन करते हैं ना। तो हम हर काम आजकल डिजिटलाइजेशन होने से हम इंटरनेट का प्रयोग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कंप्यूटर या मोबाइल का प्रयोग करके करते हैं, ठीक है। तो साइबर जो वर्ड है इस टाइटल के अंदर, ये जो आज का टॉपिक है, इसमें साइबर वर्ड किससे संबंधित है, इंटरनेट और उससे संबंधित कोई भी डिवाइस, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर्स में खबर पढ़ रहे हैं, आज यहाँ फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन ठगी क्या हुई, ऑनलाइन ठगी हुई, किसी के कितने हजार रुपए, किसी के कितने लाख रुपए निकल गए, सुनते हैं ना हम खबरों में। तो वो है साइबर, उन सब से बचने के लिए जरूरत है साइबर सेफ्टी की और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो दोनों जो टर्म्स हैं, साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। सेफ्टी हम यूज करते हैं किस सेंस में, बचाव के सेंस में, और सिक्योरिटी का अगर वी टेक द लिटरल मीनिंग, द लिटरल मीनिंग ऑफ द सिक्योरिटी इज द सुरक्षा, ठीक है। तो साइबर सेफ्टी से मतलब है कि we must behave in ways that protect us against risks and threats that come with the technology. Safety means हम जो भी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसको हम इस तरह से यूज करें कि हम उससे होने वाली रिस्क और उससे होने वाले थ्रेट से अपने आप को बचा के रख सकें, इस तरह से उसका उपयोग करें, ठीक है। सिक्योरिटी मीन्स वी शुड अडॉप्ट दी
measures to protect our computers and data in the same way that we secure the doors to our homes. जैसे हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर की सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ताला चाबी का यूज करते हैं, ताला लगा देते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही वी हैव टू यूज द सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर्स एंड द डेटा विच इज बीइंग ट्रांसमिटिंग ओवर द इंटरनेट। ओके, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। जैसे कहते हैं ना, प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं, तो क्या है उसका मतलब? प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर मतलब सावधानी किसे इलाज से बेहतर है। यस हाँ, मैम। तो सावधानी इलाज से बेहतर है मतलब हम अगर साइबर स्पेस पर जब भी हम यूज कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने बचाव के उपायों को काम में लें, तो हमें साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से हम साइबर सेफ्टी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम अटैक से बच सकते हैं, जो साइबर अटैक्स होते हैं उनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस है साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी में। फिर जो साइबर सिक्योरिटी की बात आती है उसमें मेनली 3 टर्म्स हैं। द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क विच वी आर यूजिंग, द हायर डोमेन इज द साइबर सिक्योरिटी एंड द मेजर बिग डोमेन इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में दोनों चीजें आ रही है, साइबर सिक्योरिटी भी आ रही है और नेटवर्क सिक्योरिटी भी आती है। बहुत ब्रीफ में हम देखेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। नेटवर्क का मतलब आप समझते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब एक दूसरे से हमने जोड़ दिया, या फिर जो ऐसे डिवाइसेस जो डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने में कैपेबल हो, उनको आपस में हमने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, उसमें लैपटॉप शामिल है, डेस्कटॉप, आपका नोटबुक शामिल है, पाम टॉप शामिल है, मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स शामिल है। ये सब जब एक दूसरे से जुड़ गए हैं, पूरे वर्ल्ड के ऐसे डिवाइसेस जो कि डेटा को सेंड करने में और रिसीव करने में सक्षम हैं, उन सबको जब हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया। तो अब वो जब नेटवर्क है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो सिक्योरिटी की आवश्यकता भी है। क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप बन गया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब ज्यादा कहीं पर व्यक्तियों की संख्या हो जाती है तो वहां पर सिक्योरिटी की नीड फील होने लगती है, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो नेटवर्क सिक्योरिटी ऐसा प्रोग्राम है जो कि नेटवर्क पर जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या डिवाइसेस हैं, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड काम को करता है। तो इसका क्या गोल है? द गोल ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी इज टू सिक्योर एक्सेस टू डिवाइसेस, systems and the services available on the network. It also means maintaining solid defense that involves physical and software based firewalls, intrusion detection on prevention systems, etc. It simply helps to protect workstations from harmful spyware and ensures that data shared is kept secure. नेटवर्क हमें ये तसल्ली दिलाता है, हम क्या है? नेटवर्क के यूजर्स हैं, है ना। मेरा डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, या आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, या मोबाइल डिवाइस है, इन सब पर हमने इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है। अब जब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी हमें एज ए यूजर ये सुनिश्चित करता है कि हम जो भी डेटा, जो भी काम नेटवर्क पर कर रहे हैं वो सुरक्षित है, ठीक है। इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फिर टर्म आती है हमारी साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी अभी हमने डिस्कस किया कि साइबर क्या है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ, है ना। साइबर जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो जो इंटरनेट पर हमारे सिस्टम्स हैं उनको साइबर अटैक्स से और मैलिशियस अटैक और साइबर अटैक बोथ आर सेम, इन दोनों से बचाने की लिए जो मेजर है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो साइबर security basically is the advance to our security of the system so that we can prevent
अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ आवर सिस्टम्स फ्रॉम अटैकर्स। ये क्या बात कह रहे हैं ये, कि हमारे सिस्टम पर हमने नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है, तो कोई भी ऐसा यूजर जिसको इस पर काम करने का अधिकार नहीं है, वो इसे यूज नहीं कर सके, वो साइबर सिक्योरिटी में आएगा। तो ये साइबर सिक्योरिटी क्या करती है, जो भी हमारा साइबर स्पेस है उसको अटैक्स और डैमेजेस से प्रोटेक्ट करती है। साइबर सिक्योरिटी में इंटरनेट सिक्योरिटी भी कह सकते हैं इसे। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी दोनों की बात करता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी to protect the computers, to protect the information which is stored on the computers, to protect the services from access of unauthorized users, and it also tell the thing to change or destruction by the attackers, इससे भी सिक्योर करने की बात करता है। ठीक है, जब हम इंटरनेट सिक्योरिटी कहते हैं तो जब हम इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं तब सिक्योर रहे, इंटरनेट पर हम कोई फाइनेंशियल काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं तब सिक्योर रहे, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज कर रहे हैं तब सिक्योर रहे, ईमेल कर रहे हैं तब सिक्योर रहे, तो वो इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आता है। फिर आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात। हम ज्यादातर इंटरनेट पर क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान कर रहे हो। ठीक है, अब जो डेटा का आदान प्रदान हम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, वो सिक्योर होनी चाहिए। जो बात एक्स वाई को बोलना चाहता है वो वाई ही सुने, कोई बीच में जेड नहीं सुने। ठीक है, उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो एक्स क्या चाहेगा कि उसका जो भी मैसेज है या डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल वे में वाई तक ट्रांसमिट हो। वाई भी चाहेगा कि एक्स तक मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल वे में ट्रांसमिट हो। कॉन्फिडेंशियल हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो गई डेटा की, मैसेज की। एक्स क्या चाहेगा कि मैंने अगर वाई को ये मैसेज भेजा है, आई विल मीट यू टुडे, तो आई विल मीट यू टुडे ही वहां तक पहुंचे वाई तक, उसमें कोई चेंज ना हो। द मैसेज शुड बी अनमॉडिफाइड, मैसेज शुड बी रीच्ड और ट्रांसमिटेड इन अ अनमॉडिफाइड मैनर, वो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए मैसेज में, वाई तक जब वो मैसेज पहुंच रहा है। तो ये बात हो गई डेटा की और मैसेज की इंटीग्रिटी की बात होगी। ठीक है, थर्ड क्या प्रॉपर्टी जुड़ी है, जब एक्स वाई को मैसेज भेजना चाहता है तो मैसेज भेजने के लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए उसके पास में, इंटरनेट का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, उसके पास में वो डिवाइस वर्क करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब ट्रांसमिट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी और ये जो फैसिलिटीज हैं, सपोर्ट है, वो अवेलेबल होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इन तीन को प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जो भी यूजर डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है वो कॉन्फिडेंशियल वे में चाहे, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे और अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये सुपर सेट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, हमने जो अभी ऊपर देखा नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति जब भी इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन मैसेज ट्रांसमिशन करता है, तो वो क्या चाहेगा कि उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे, उसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सुविधा मिले। फिर बात आती है डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे, क्या मतलब है डिजिटल इंडिया से? मैम एवरीथिंग जो है वो मतलब ऑनलाइन मोड पे आ गया डिजिटलाइजेशन जो है ना, तो डिजिटल इंडिया we can access everything online. वी कैन एक्सेस एवरीथिंग ऑन नेट, ये डिजिटल इंडिया है। Ma'am, it's like cashless. We are using like carrying everywhere wallets and bags. यस यस,
ये डिजिटल इंडिया है, पहले नहीं था, है ना। ठीक है, मैम और एग्जांपल भी है जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरीज। डिजिटल लाइब्रेरीज, वेरी गुड, वेरी गुड। तो डिजिटल इंडिया एक टर्म अगर हम देखें तो इट इज अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसका पर्पस क्या है इस कैंपेन का, कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं, ठीक vision है, of trans- a वहां vision पर of हाई transform India स्पीड into a digitally empowered economy. क्या कोई, Transform India into a digitally empowered society. हाँ This is the vision बिल्कुल, of this digital India. बिल्कुल बिल्कुल, एम्पावर्ड सोसाइटी डिजिटली, ओके। तो ये डिजिटल इंडिया कैंपेन का जो एम है या गोल है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन प्लान क्या है कि देखिए अर्बन एरियाज में तो पहले भी इंटरनेट का काफी यूज हो रहा था। तो this digital India initiative includes plans to connect rural areas with high speed internet networks. It consists of 3 core components. Main 3 components को लेकर के चला है डिजिटल इंडिया। One is the development of secure and stable digital infrastructure. Secure and stable digital infrastructure. देखिए secure word पहले लगाया है because if we have a digital infrastructure working very properly but it is not secure, then there is no mean to use such type of infrastructure, digital infrastructure. So first thing is to secure that digital infrastructure must be secure enough. तो पहला कंपोनेंट है कि एक सुरक्षित और स्टेबल स्थिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरे देश में डेवलपमेंट करना। Delivering government services digitally, whatever services given by the government, whether it is uh, online banking transactions, railway booking, even online books, e-books, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उन सब गवर्नमेंट की सर्विसेज को कैसे मुहैया करवाना, डिजिटली जनता को देना। एंड यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, सभी को डिजिटल इक्विपमेंट्स का ज्ञान होना, डिजिटल कैसे ट्रांजेक्शन्स करना है, डिजिटली बुक्स को कैसे एक्सेस करना है, कोई जानकारी को इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करना है, पढ़ना है, वो सारा लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के अंदर आ रहा है। तो ये 3 कंपोनेंट के साथ में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। बहुत सारी सर्विसेज हैं इसकी डिजिटल इंडिया की, क्या क्या है। एग्री मार्केट ऐप लॉन्च किया है किसान भाइयों के लिए इन्होंने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी डिजिटल इंडिया का ही है। अच्छा, हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या है, चलिए ये तो बहुत सारी हैं, भीम ऐप है, और विद्यार्थियों के लिए क्या है सबसे बड़ी, शोध गंगा वगैरह, हाँ डिपॉजिटरी, शोध गंगा है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी है, डिजी लॉकर, ठीक है, स्वयं प्रभा है जहां पर आप अपने जितने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर करके रख सकते हो। यू डोंट हैव टू कैरी ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स एवरीवेयर वेयर यू आर गोइंग, एंड यू हैव टू शो और प्रेजेंट योर डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कीजिए, ओपन कीजिए और शो कीजिए, ठीक है। और अभी जो हमारा एबीसी अकाउंट क्रिएट हुआ है स्टूडेंट्स का कॉलेजेस में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, दैट इज आल्सो अटैच विद द डिजी लॉकर। जो भी क्रेडिट्स होंगे स्टूडेंट्स के वो वहीं पर स्टोर हो जाएंगे और पूरे इंडिया में कहीं भी वो ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट यूजर्स जो है कंट्री के अंदर, भारत देश के अंदर हर ईयर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड किया है, 2020 में दिखा रहा है कि 622 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे, एंड इट इज द एस्टिमेट कि ये 2025 में ये जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं वो सरपास हो जाएंगे 900 मिलियन, ठीक है। तो इतनी गति से इंटरनेट यूजर्स कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं, और रूरल और अर्बन में ये डेटा थोड़ा डिफरेंट है, गैप है, और ये जो गैप है इसको ही
नैरो डाउन करने के लिए डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया गया है। ठीक है, अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर किसी को देखने हो तो, कि कैसे कितने हैं। इवन राजस्थान में भी ये डेटा इसका दिया हुआ है कि गाँवों में कितने इंटरनेट यूजर्स हैं और शहरों में कितने हैं। अब जब हर बात, हर काम हम डिजिटल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करेंगे तो क्या होगा? क्राइम्स भी होंगे। ठीक है, जब पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से काम नहीं होते थे, तो अलग तरह के क्राइम्स थे। घर में चोर घुस करके चोरी करते थे, ठीक है, डाकू हुआ करते थे। ठीक है, तो अब वही चीज का स्थान किसने ले लिया? साइबर क्रिमिनल्स ने ले लिया। दे परफॉर्म साइबर क्राइम्स। तो साइबर क्राइम जो टर्म है उसको अगर हम डिफाइन करें, अलग अलग उसमें मोड में किया है, पर एक जनरल जो बात सब डेफिनेशंस की निकल करके आती है वो क्या है? एनी क्राइम और एनी क्रिमिनल एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। बहुत सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, ऐसा कोई भी क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट और दोनों के माध्यम से किया जाए, वो क्रिमिनल एक्टिविटी किसके अंतर्गत आती है? साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। ठीक है, cyber criminals use the internet and computer technology to hack users personal computers, smartphone data, personal details from social media, business secrets, national secrets और भी कई चीजें। ठीक है, अब ये जो चीज है, ऐसे क्रिमिनल्स जो कि इलीगल एक्टिविटीज इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हैकर्स कहलाते हैं, अटैकर्स कहलाते हैं। ठीक है, हैकर और अटैकर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हैकर जनरली क्या है कि किसी दूसरे के डेटा को, दूसरे के कंप्यूटर डिवाइस को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने कंट्रोल में कर लेना, वो हैकिंग कहलाता है। और अटैकर जो है वो दूर से बैठ करके साइबर अटैक करता है, हमले करता है, वो अटैकर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो अटैक्स हैं, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी सरकारें हैं, वो अपने सिक्योरिटी को चेक करने के लिए भी करती हैं कि हम, हमारी सिक्योरिटी का लेवल कितना है, तो वो एथिकल हैकिंग कहलाती है फिर। ठीक है, कई मैम बार एक बार वापस रिपीट कीजिए ना मैम, अटैकर। अटैकर और हैकर है ना। यस मैम। अटैक, हैकर तो क्या है कि किसी दूसरे के कंप्यूटर को, डेटा को पूरा अपने आप में कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो हैकिंग कहलाती है। ठीक है, मोर और लेस दोनों काम अटैकर ही करता है। ठीक है, वो भी अटैकर कहलाएगा और हैकर कहलाएगा। और स्लाइड सा डिफरेंस है, जब हम सिर्फ अटैकर की बात करें तो अटैकर क्या है कि दूर बैठ करके इंटरनेट के ऊपर और कुछ जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, किसी के अकाउंट में से पैसे निकाल लिए। ठीक है, किसी को सोशल मीडिया पे भी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम्स, किसी को परेशान किया सोशल मीडिया के ऊपर, वो इस तरह से अटैकर है। ठीक है, अगर हम देखें साइबर क्राइम्स इन राजस्थान, स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। दिखाई दे रही है ना? यस मैम। थोड़े से मैंने यहाँ पर यस मैम। पिछले पिछले 1-2 सालों में जो एक डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आया है, उसमें राजस्थान में जो साइबर क्राइम्स हैं उसकी कुछ न्यूज छपी थी। 5 मिनट में ही आधार पैन कार्ड का क्लोन बना देते हैं और कुछ पल में ही खाता साफ, साइबर ठग। 8,000 साइबर ठग की बात आई है सिर्फ कहाँ कहाँ पे? भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी में। ठीक है, आगे चले हम। फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर परेशान करने वाली युवती। ये नहीं दिख रहा है मैम, आप जो पढ़ रहे हैं ये नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है मैम। एक मिनट, नहीं दिख रहा है वो ना। नो मैम।
मुझे लगा लिंक से ओपन होगा तो दिख जाएगा। अभी दिख रहा है? नो मैम। नो मैम अभी नहीं दिखा। अभी दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम दिख रहा है मैम। दिख रहा है, ठीक है। ये तो जस्ट ऐसे ही कुछ सैंपल न्यूज हैं जो राजस्थान में स्पेशली साइबर क्राइम्स चल रहे हैं उनकी है, ठीक है। तो एक सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए मैं लाई हूँ। अब आप कभी भी देखेंगे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, न्यूज़पेपर्स में और आपके गूगल न्यूज में भी अगर आप पढ़ते हैं तो ध्यान से उसे पढ़िए कि किस तरह से ये होती हैं, ठीक है। ये देखिए, फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर साइबर क्राइम किया जाता है, ठीक है। कितना है? 20 करोड़ 97 लाख रुपए की ठगी हुई, ठीक है। स्टूडेंट्स रहे साइबर क्राइम से अलर्ट। सीबीएसई ने अपने पोर्टल पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन साइबर क्राइम से रिलेटेड डाली है, क्योंकि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी या बच्चे, और स्पेशली फीमेल्स, विमेन, इनके प्रति साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। भारत में रोजाना करीब 47,000 साइबर अटैक होते हैं, ठीक है। अलवर भरतपुर की तरफ की न्यूज ज्यादा आती है ना। तो ये कुछ न्यूज हैं जो राजस्थान में साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। हम वापस से अपने प्रेजेंटेशन पर आते हैं। दीदी ने ना, हाँ तो कर देगी ना, ऐसे लेके ले जाएगा ना कि शो हो रहा है पीपीटी? नो मैम नहीं नो हो रहा। मैम नो मैम नो मैम नहीं हो रहा है? अब हो रहा है मैम। हो रहा है, ठीक है। तो कोटा में अगर किसी के साथ साइबर क्राइम की घटना घटती है तो अपना कोटा का साइबर क्राइम थाना है, पता होगा आप लोगों को, पर किसी को नहीं पता है तो जो सीएडी सर्कल पर ओल्ड पुलिस कंट्रोल रूम है, वहीं पर कोटा की साइबर क्राइम सेल स्टैब्लिश हुई है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब जितने भी इंडिया में साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए डिजिटल इंडिया एक्ट प्रपोज किया है सरकार ने। आपको मैं बता दूं, सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, उसमें काफी कमियां थी, काफी उसके थ्रू काफी इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए साइबर क्राइम से बचने के लिए और साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इतने सालों में ड्रास्टिक चेंज आया है टेक्नोलॉजी के यूज में और इंटरनेट यूजर्स की संख्या में, और इंटरनेट पर बेस्ड जो एप्लीकेशंस है उस पर डिपेंडेंसी में, ठीक है। तो इसलिए अब नया एक्ट आया है, डिजिटल इंडिया एक्ट के नाम से प्रपोज किया है, ड्राफ्ट आ गया है, इसका बिल पास होना बाकी है, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। तो मेजर challenges in this Digital India Act 2023 has taken as a user harm, ambiguity in user rights, security, women and child safety, organized information wars, radicalization and circulation of hate speech, misinformation and fake news,
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। तो इनको मेनली लिया है, ये सारे जो चीजें हैं। यूजर हार्म, कोई भी यूजर है जो इंटरनेट पर काम कर रहा है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं हो, ये मेन चैलेंज है। एम्बिग्यूटी इन यूजर राइट्स, जो यूजर के राइट्स हैं उसमें कोई फेरबदल ना हो, ठीक है, मतलब क्लियर हो वो, ठीक है। सिक्योरिटी रहे, सुरक्षित रहे। वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन वार्स, कई बार क्या होता है, आपने साइबर वॉर एक टर्म सुनी होगी, ठीक है। तो साइबर वॉर जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है कि कभी कोई पूरा राष्ट्र, मतलब देश और राज्य और इंटरनेशनल लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशंस किसी दूसरे देश, राज्य या किसी मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा को ब्रीच करे, सर्विसेज को डिजिटली ब्रीच करे इंटरनेट के माध्यम से, तो वो साइबर वॉर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। देन रेडिकलाइजेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ हेट स्पीच, तो कुछ इस तरह की जो मतलब नहीं, नफरत फैलाने वाली कुछ इस तरह के भाषण हैं, उनका प्रचार प्रसार करना, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत न्यूज देना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब जो ट्रेड मतलब बिजनेस की कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकना, ये सारे चैलेंजेस हैं हमारा जो डिजिटल इंडिया एक्ट आ रहा है उसके सामने, ठीक है। जो डिजिटल इंडिया एक्ट का जो प्रारूप है वो क्या है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करी है उसने। मेन जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं DIA के, डिजिटल इंडिया एक्ट के, टू प्रोवाइड ऑनलाइन सेफ्टी, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, ओपन इंटरनेट, ठीक है। ऑनलाइन जो भी यूजर काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा, उनका बचाव रखना उनके काम का, ठीक है, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करना। ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब एक विश्वसनीय और एक अकाउंटेबिलिटी, मतलब कहेंगे कि पुख्ता, जिससे ना उस तरह की सर्विसेज देना। और ओपन इंटरनेट, द इंटरनेट फैसिलिटी शुड बी ओपन फॉर ऑल द users or all the public in the country, okay. Regulations for using artificial intelligence and blockchain technologies, अभी क्या हो रहा है, every application is using AI in order to access the users data। आप कभी भी महसूस कीजिएगा, आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं, आपने कोई भी बात की, कोई भी काम किया, अगले दिन शाम को या 1-2 घंटे बाद ही उसके ऐड आपके सामने आने लगते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज दिस AI टेक्निक, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करेंगे तुरंत उसके ऐड आएंगे। आपने एप्लीकेशन इवन यूज नहीं भी की है, आपने सिर्फ चर्चा की है आपके साथ के बैठने वालों के साथ में, उसके भी ऐड आ जाते हैं, ठीक है। तो AI विद मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ये स्मार्टफोन्स, इंटरनेट पर सब बैठे रहते हैं और जो अटैकर्स हैं वो स्नूपिंग करते रहते हैं, वो तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है अभी तक। तो उसके लिए रेगुलेशंस लाना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। ये सारी जो चीजें यूज कर रहे हैं, अभी तक इनके लिए कोई कानून नहीं बना है, कोई नियम नहीं बने हैं, तो उनके लिए रेगुलेशंस लाना। देन टू बिल्ड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, सबका डेटा आजकल डिजिटलाइज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाना। डिजिटल इंडिया एक्ट रूल्स, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी एंड IPC अमेंडमेंट्स फॉर साइबर क्राइम्स। तो IT एक्ट जो 2000 में आया था, उस समय जितने भी साइबर क्राइम्स सामने आए थे उनसे रिलेटेड IPC में धाराएं मतलब बनी थी इंडियन पैनल कोड में, उसको अमेंड करना, क्योंकि उसके बाद और नए तरीके के साइबर क्राइम्स आ चुके हैं, ठीक है। तो जो डिजिटल इंडिया एक्ट है उसके मेन 3 या 4 गोल हैं, उसमें से गोल नंबर 2 जो है हमारा साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉज से रिलेटेड है। द ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉज टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इनेबलर फॉर $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, ये गोल है। लेकिन कैसे? ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉज, उसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल इकोनॉमी को कहां तक ले जाना है? $1 ट्रिलियन। इस जो
साइबर लॉ का जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू इंश्योर इंडियन इंटरनेट इज ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल। क्या है कि जो हमारा भारतीय इंटरनेट है वो सबके लिए खुला है, सुरक्षित और विश्वसनीय है, और साथ में जवाबदेह है। ठीक है। देन एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। मतलब जो भी ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं और नवाचार इनोवेशंस कर रहे हैं, उसमें एक तेजी लाना उसके विकास में। ठीक है। मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेट एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरनेट की जटिलताओं और बिचौलियों के प्रकारों के तेजी से विस्तार का प्रबंध करना। ठीक है। जो भी क्या होता है, इंटरनेट यूज करने में कई कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को प्रबंधित करना, मैनेज करना, ताकि कम से कम परेशानी के साथ उसे यूज कर सके। एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो भी उसमें बिचौलिए होते हैं उनको भी मैनेज करना। Create a framework for accelerating digitalization of government and to strengthen democracy and governance. Government to customer, इस चीज को एक्सेलरेट करना, मतलब इसकी स्पीड को बढ़ाना कि कैसे तेजी से ये काम हो सके, है ना। Then protect citizens' rights, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। एड्रेस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड रिस्क, आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे हमें सुविधा तो बहुत मिल रही है यूजर्स को, लेकिन साथ में रिस्क भी बढ़ रही है, तो उससे क्या रिस्क आ सकती है उसको भी एड्रेस करना। बीइंग फ्यूचर प्रूफ एंड फ्यूचर रेडी, डिजिटल इंडिया एक्ट में जो गोल नंबर 2 है, ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉ, उसका एक लास्ट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य प्रूफ और भविष्य के लिए तैयार रहने जैसा एक्ट बनाना। ये इसका फ्रेमवर्क है, ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉ फ्रेमवर्क। 4 चीजें हैं: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, आईपीसी अमेंडमेंट्स फॉर साइबर क्राइम्स एंड द रूल्स ऑफ डिजिटल इंडिया एक्ट। देखिए, हम कंपैरिजन करेंगे कि इंटरनेट सन 2000 में भारत में क्या सिनेरियो था इंटरनेट का, और आज की स्थिति में क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, और क्यों हमें नया एक्ट लाना पड़ रहा है। आईटी एक्ट 2008 2010, मतलब 2000 में बना, फिर 8 में 10 में अमेंडमेंट आया, 20 में भी अमेंडमेंट आया था, 2020 में भी उसमें। ठीक है। आईटी एक्ट 2008 में ही बना था, इनफैक्ट, है ना, 2008 में ही बना था। हाँ, कितने साल पुराना हो गया, लगभग 22 साल पुराना, 14-18 साल पुराना हो गया, है ना। 2024 चल रहा है, 16 साल पुराना हो गया। ठीक है। तो देखिए, इंटरनेट यूजर्स कितने थे सन 2000 में? 5.5 मिलियन। अब अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और रिन्यू होती रहती है चीजें। हाँ, रिन्यू होती रहती। अब है 850। जैसे आईपीसी थे 80-60 की थी, आज तक चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट्स कर देता था, गवर्नमेंट आप लॉ के विद्यार्थी हैं? हाँ, लॉ के विद्यार्थी हैं क्या आप? यस मैम, यस मैम। हाँ, लॉ वालों को सब पता है। ठीक है। तो इसकी क्या नीड पड़ी, देखिए, पहले कितने कम इंटरनेट यूजर्स थे, 5.5 मिलियन थे, अभी 850 हो गए। और अभी अगर इस 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स के साथ में इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटली कनेक्टेड डेमोक्रेसी बन गया है। ठीक है।
पहले वन टाइप ऑफ इंटरमीडियरी थी, एक यूजर था और जो भी सर्विस थी उससे कनेक्टेड होते थे। अभी क्या हो गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज हैं। क्या है, ई कॉमर्स, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, एआई है, ओटीटी है, ऑनलाइन गेमिंग है, बहुत सारी चीजें। स्पेस फॉर गुड, अलाउइंग सिटीजन्स टू इंटरेक्ट, ये काम होता था पहले 2000 में। अब क्या है, इंटरनेट किसका स्पेस बन गया है, स्पेस फॉर क्रिमिनलिटीज एंड इलीगलिटीज। अभी हमने देखा ना राजस्थान में साइबर क्राइम्स की हालत, डेली डेली न्यूज आती है न्यूज़पेपर में, गूगल न्यूज में, कहाँ साइबर फ्रॉड हो रहा है। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ यूजर हार्म्स, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग, ये चीजें थी। अभी क्या हो गया है, न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ यूजर हार्म्स, कैट फिशिंग, डॉक्सिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ट्रोलिंग, गैस लाइटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। ये वर्ड सुने आप लोगों ने, फिशिंग सुना होगा, फिशिंग अटैक, कोई बता सकता है मुझे? यस, कौन बताएगा? फिशिंग टर्म सुनिए, कैट फिशिंग, डॉक्सिंग, ये टर्म refers to an attempt to steal sensitive information। इसका मतलब ये होता है सेंसिटिव ईमेल इंफॉर्मेशन से चुराने को रिलेटेड होती है फिशिंग ना। कहते हैं। यस। फिशिंग में क्या है, आपको कोई ईमेल पर Sensitive- ऐसा लिंक भेजेंगे जो कि आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है, आपका फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है उसमें, या कोई अटैक हो सकता है फाइनेंशियल आपके ऊपर, तो वो फिशिंग कहलाता है, ठीक है। और ये जो टर्म्स हैं, कैट फिशिंग, डॉक्सिंग, इनको वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज द कैट फिशिंग। कैट फिशिंग का मतलब क्या है, कोई भी अटैकर इंटरनेट पर किसी दूसरे के साथ में अपना रिलेशन बनाने के लिए अपनी नकली पहचान बनाता है, दैट इज अ कैट फिशिंग। नकली पहचान बना करके वो उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, और इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के बाद में वो उसका हैरेसमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, ये कैट फिशिंग के अंदर आता है, ठीक है। फिर एक टर्म है डॉक्सिंग। डॉक्सिंग में क्या है, an attacker tries to research and publish the information of another user in a malicious, with a malicious intent, ठीक है। डिस्टरबेंस आ रही है किसी का, स्पीकर ऑन है बेटा, बंद करो आप अपना स्पीकर। रिपीट कर दीजिए। प्रियंका, टेलिंग डॉक्सिंग क्या होता है सर? मैम डॉक्सिंग बता रही हूँ ना, देखिए किसी दूसरे यूजर की, क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ डॉक्सिंग। आपकी वॉइस, क्या चीज? Is it the example of doxing? आपकी आवाज कट रही है, क्या चीज एग्जाम्पल? फिर से बोलिए। She was trying to explain about doxing। हाँ, डॉक्सिंग, अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बताइए क्या होता है डॉक्सिंग। हाँ प्रियंका नहीं, प्रियंका कर बताइए। रही है। मैम जैसे प्लेजारियम करते हैं प्रियंका कहना चाह रहे हैं। मैम, ऑडियो है आपको? आ रहा है, लेकिन आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस है। आप लोगों को आ रही है प्रियंका की वॉइस? प्रियंका, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, आप थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन करना। अरे डॉक्सिंग मैं बता देती हूँ आपको, मतलब गलत इरादे के साथ में किसी व्यक्ति की कोई भी पर्सनल पहचान है या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उस पर रिसर्च करना या Ma'am, I उसको was giving an publish example करना। of doxing. Ma'am, I was saying, can we say plagiarism is doxing? Plagiarism, ma'am. प्लेगरिज्म इज डॉक्सिंग, यस। Ma'am, thank you. लेकिन उसमें आप प्लेगरिज्म करके फिर उसको गलत तरीके से, गलत इंटेंशन के साथ गलत तरीके से अगर आप पब्लिश करते हैं तो वो डॉक्सिंग कहलाएगा, ठीक है। देन साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग का ही एक रूप है साइबर स्टॉकिंग, ठीक है।
साइबर बुलिंग सुना है आप लोगों ने? साइबर मैम, एक दूसरे स्टॉकिंग, को साइबर क्रिटिसाइज करना। ट्रोलिंग, ये सब साइबर बुलिंग में आते हैं। तो यस मैम, साइबर स्टॉकिंग क्रिटिसाइज में करना। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट के माध्यम से किसी को अगर हम धमकाने का काम करते हैं अटैकर, तो वो साइबर स्टॉकिंग में आता है। ठीक है, इसमें सोशल मीडिया की हेल्प से कर सकता है, चैट रूम से कर सकता है, ईमेल की हेल्प से कोई किसी को धमका सकता है। तो ये सब किस में आएगा? साइबर स्टॉकिंग में आएगा। देन साइबर ट्रोलिंग। साइबर ट्रोलिंग का मतलब किसी को भड़काने के इरादे से ऑनलाइन कुछ कमेंट करना, कोई ब्लॉग लिखना, ये सब किस में आता है? साइबर ट्रोलिंग में आता है। ट्विटर इंस्टाग्राम पर बहुत होती रहती है ना ऐसी चीजें। हमारा तो अकाउंट है नहीं, ठीक है। गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग में क्या है कि किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी मतलब साइकोलॉजी को गलत साबित करने की कोशिश करना। लाइक कोई किसी पर्टिकुलर धारणा को रखता है तो कि नहीं आप ये गलत है, उस तरह से उसको ऑनलाइन तरीके से गलत साबित करने की कोशिश करना। तो ये सब तो टर्म्स और जुड़ी हुई है। स्मिशिंग एंड विशिंग। स्मिशिंग का मतलब है टेक्स्ट मैसेजेस भेजना जो कि गलत है, फ्रॉड टेक्स्ट मैसेजेस भेजना। और विशिंग मतलब फ्रॉड कॉल्स करना, वो विशिंग के अंदर आता है। फिशिंग, स्मिशिंग एंड विशिंग 3 टर्म्स हैं, ठीक है। देन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज था। 2000 में इंटरनेट पर काम करने का मतलब था इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। लेकिन अब क्या हो गया है? इट इज अ प्लोरिफरेशन ऑफ हेट स्पीच, डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। अभी नहीं कहते हैं अच्छा कहाँ पढ़ी आपने व्हाट्सएप पर, अरे व्हाट्सएप की फर्जी खबर है, बोलते नहीं बोलते ऐसे? हाँ, तो अभी इस तरह की धारणा हो गई है इंटरनेट। मैम आपका स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। स्लाइड अभी मैंने चेंज किया ही नहीं है बेटा, अभी किया है, हो गया चेंज? हो गया मैडम, हो गया। हो गया। मेरे इसमें स्लाइड नंबर 19 शो कर रहा है, आप यहाँ कर रहा है ना? हाँ मैम, कर रहे हैं मैम। ठीक है, ठीक है। कर रहा मैं। अब जो हमने अभी देखा कि मेन गोल्स क्या हैं, इसमें देखे थे टू प्रोवाइड ऑनलाइन सेफ्टी, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट से क्या मतलब है कि जब कोई भी यूजर ऑनलाइन काम कर रहा है तो उस समय उसके साथ में यदि कोई नुकसान होता है, ठीक है, किस तरह का नुकसान? रिवेंज पॉर्न, साइबर फ्लैशिंग, डार्क वेब, वुमेन एंड चिल्ड्रन, डिफेमेशन, साइबर बुलिंग, डॉक्सिंग, सलामी स्लाइसिंग, ये सब इस तरह का कोई भी साइबर क्राइम घटित होता है तो इससे होने वाले नुकसान का निर्णय करना अब डिजिटल इंडिया एक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, अब आईटी एक्ट 2008 में ये इतने साइबर क्राइम्स शामिल नहीं थे, जो शामिल थे उनसे उनके लिए वहां पर पनिशमेंट लिखा हुआ था और कोई जुर्माना लगता है वो भी लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड का मुझे ध्यान है 5 लाख तक का जुर्माना और 3 साल जेल इम्प्रिजनमेंट, इस तरह का कुछ उसमें था। ठीक है, दूसरा ये टर्म्स एक्सप्लेन करूं आप लोगों को। रिवेंज पॉर्न क्या है, साइबर फ्लैशिंग, डार्क वेब। डार्क वेब का बहुत पढ़ा होगा न्यूज पेपर्स में आप लोगों ने। देखिए, एक तो क्या होता है कि सिंपल जैसे ब्राउजर मैं यूज कर रही हूँ गूगल ब्राउजर, कोई फायरफॉक्स यूज कर रहा होगा,
तो इन ब्राउजर के माध्यम से हम जो भी अभी बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इंटरनेट पर, वो चीज आती है। वो तो एक नॉर्मल वेब कहलाता है, नेट कहलाता है, ठीक है। लेकिन डार्क वेब स्पेशलाइज्ड ब्राउजर्स बने होते हैं जो कि इंटरनेट की दूसरे लेवल्स पर और दूसरी जो लेयर्स हैं उसको देखते हैं, वो डार्क वेब के अंदर आता है, ठीक है। रिवेंज पॉर्न जो है, रिवेंज पॉर्न का मतलब है कि revealing इस or तरह के sexual कुछ implicit images or video हाँ, इमेजेस, posted वीडियोस, on इस तरह के internet, typically a former भेजना sexual किसी को जो partner कि without consent, सही नहीं without her है ना। consent or his consent. सलामी स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइबर क्राइम है। मतलब इंटरेस्टिंग मतलब जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल आया था इस पर, सलामी स्लाइसिंग पर। इसमें क्या होता है, ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड ही होता है सलामी स्लाइसिंग में। इसमें क्या करता है, जो अटैकर है वो बहुत सारे यूजर्स का मतलब बैंकिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि बहुत कम अमाउंट में जो मनी है उनके अकाउंट से डिटेक्ट करता है, जैसे कि 0.001 हर एक के अकाउंट में से करेगा। तो यूजर को तो मालूम नहीं चलता। जनरली इस तरह के जो क्राइम्स है वो अनडिटेक्टेड होते हैं, क्योंकि इतना कम अमाउंट अगर किसी के अकाउंट में से गया है तो इतना विजिबल नहीं होता है आसानी से। लेकिन उसने तो बहुत सारा अमाउंट बना लिया, तो ऐसा करते करते जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है तब ये डिटेक्ट होता है। ये होता है आपका सलामी स्लाइसिंग। फिर डिफेमेशन, किसी को भी इंटरनेट के माध्यम से डिफेम करना, ठीक है, उसके बारे में गलत न्यूज पब्लिश करना, डिफेम करना। साइबर फ्लैशिंग, साइबर फ्लैशिंग जो है यस, किसी यूजर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अनवांटेड वीडियोस, इमेजेस वेब पर डालना, सोशल मीडिया पर डालना, ये साइबर फ्लैशिंग है। इट इज अ साइबर क्राइम, ठीक है। Then age gating by regulating addictive tech and protect minors data, safety and privacy of children on social media platforms, gaming and betting apps। देखिए ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ भी कोई कानून ढंग से बने हुए नहीं है, अब ये इसमें शामिल किया है। मैंडेटरी डू नॉट ट्रैक, क्या होता है, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ट्रैक करते हैं लोग, चेन बनाते हैं और फिर क्राइम करते हैं। तो डू नॉट ट्रैक को भी इसमें शामिल किया है कि ट्रैक करना भी एक क्राइम है, ठीक है। और अगर जैसे यूजर एक्स है, वो कहता है कि मुझे ट्रैक नहीं करो, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा बाकी यूजर्स को। देन डिजिटल यूजर राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू बी फॉरगॉटन, कोई अगर यूजर कोई डेटा डाल रहा है सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर और वो उसे डिलीट करना चाहता है, तो कई एप्लीकेशंस डिलीट नहीं करने देती हैं, तो ये भी एक राइट आया है। राइट टू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू डिजिटल इनहेरिटेंस, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, ये सारे रूल्स इसमें लेकर के आ रहे हैं। देन डिस्क्रिमिनेटरी moderation of fake news by social media platforms should be critically examined and regulated under the constitutional rights of freedom of speech and expression। जो हेट स्पीच वगैरह डल रही है उसके खिलाफ भी आ रहा है ना। एंड डेफिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ हाई रिस्क एआई सिस्टम्स, अभी हमने बात की थी, वही है ये। देन प्रिवेसी इन्वेसिव डिवाइसेस सच एज स्पाई कैमरा, ग्लासेस, वियरेबल टैग। अभी तक क्या है, जैसे ब्लूटूथ ले जाते हैं एग्जाम में, चेक करने लग गए आजकल, रूल्स में दिखने लग गए हैं, ठीक है। स्पाई कैमरास हैं, ग्लासेस हैं, इनके लिए कोई रूल्स नहीं बने हैं, तो इनके लिए भी केवाईसी रिक्वायरमेंट लागू करेंगे, ठीक है। सिक्योर साइबर स्पेस फॉर बाय एम्पावरिंग एजेंसीज लाइक सर्टेन फॉर साइबर एडवाइजरीज ऑन इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। तो ये भी सर्टिन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। सर्टिन का फुल फॉर्म है साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। देन कंटेंट मोनेटाइजेशन रूल्स फॉर प्लेटफॉर्म जनरेटेड एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो कोई गलत कंटेंट डाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो उनके खिलाफ भी रूल्स बनेंगे। जैसे कहते हैं ना क्या मान हानि का दावा लगा देते हैं,
कोई गलत चीज बोलते थे, तो ऐसे अब डिजिटल उस पर भी होगा ये, ठीक है। तो हमारे साथ साइबर क्राइम हो गया है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। या कोई हमारे कंप्यूटर पे, हमारे लैपटॉप पर या हमारे मोबाइल डिवाइस में कोई गलत काम, गलत एक्टिविटी हो रही है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस। फर्स्ट इज, क्या सिम्टम्स दिखेंगे आपको? आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम डिटेक्ट कर रहा है, द डिस्क स्पेस डिसअपियर्स अनएक्सपेक्टेडली, ओके, पॉपअप सडनली अपीयर। आपने कोई वेबसाइट खोली और बहुत सारे पॉपअप आ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुरंत उसको बंद कर दो। फाइल्स और ट्रांजेक्शंस अपीयर दैट शुड नॉट बी देयर, ऐसी फाइल्स दिख रही हैं, ऐसे ट्रांजेक्शंस दिख रहे हैं जो नहीं दिखने चाहिए। द कंप्यूटर स्लोज डाउन टू अ क्रॉल, स्पीड बहुत कम हो गई है। अनयूजुअल मैसेजेस, साउंड्स और डिस्प्लेज ऑन योर मॉनिटर। स्टोलन लैपटॉप, द माउस पॉइंटर मूव्स बाय इटसेल्फ, कई बार माउस पॉइंटर अपने आप मूव होने लगा, यानी कि कोई वायरस आ गया है, कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है आपकी उसमें। द कंप्यूटर स्पॉन्टेनियसली शट डाउन और रीबूट्स। चलो ये सब छोड़ो, आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे इसमें गड़बड़ है या कोई वेबसाइट जो हम खोल रहे हैं वो गलत है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर डिजिटल इंडिया सर्विसेज का, ठीक है। अब डिजिटल इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलनी है मुझे, लेकिन यहाँ पर देखिए मिलती जुलती वेबसाइट का यूआरएल दे रखा है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें कि कौन सी वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है और हमें कौन सी खोलनी है, उसके बाद ही उसे ओपन करें, ठीक है। क्या क्या टिप्स हैं आपको एज ए साइबर सेफ्टी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। एक तो आप कोई भी वेबसाइट जो ओपन कर रहे हैं वो सेफ वेबसाइट है या नहीं, उसको आप इसकी हेल्प से ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको शो हो रहा है, स्लाइड शो किया है मैंने? हो रहा है मैडम। हो रहा है। मैं जी। ये ओपन करके दिखाना चाहती हूँ आपको। एक कोई भी वेबसाइट को हम चेक करेंगे कि वो सेफ है या नहीं। खुल गया सेफ ब्राउजिंग साइट स्टेटस, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। दिख रहा है मैडम। दिख रहा है ना? तो यहाँ पर देखिए गूगल की No, एप्लीकेशन है, आ जाएगा। आपका नेट स्लो होगा, बाकी लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब हो रहा है, दिख रहा है ना? ये दिख रहा है यहाँ पर चेक साइट स्टेटस, नहीं दिख रहा। दिख रहा है। दिख रहा है। नो मैम अब नहीं मैं दिख रहा। यहाँ पे मैं कोई भी साइट का यूआरएल डालती हूँ, www डॉट, आप बोले या तो ये मैं डाल देती हूँ, है ना, amul.com डाला जैसे, ठीक है। इसके लिए दिखा रहा है नो अवेलेबल डेटा। चलो कोई और वेबसाइट बोलो। google.com। चेक स्पेसिफिक यूआरएल, हम कॉपी कर लेते हैं कोई यूआरएल, ठीक है, मैं करके लाती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट का कर लेती हूँ कॉपी। तो सी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैंने एक पेस्ट किया है यूआरएल।
उसको हम चेक कर रहे हैं। वर्किंग फॉर अ सेफर वेब, इसमें लिखा हुआ है नो अनसेफ कंटेंट। दिखाई नहीं दे रहा मैम, नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा मैडम। नहीं, नो। अच्छा, मैम These 24 websites नंबर are की safe स्लाइड चल just रही है। for common people. No website in India is safe. आ रहा है, दिखाई दे 81.5 रहा है? crore Indians have been leaked dark web. Aadhaar No, data has ma'am, been not tapped. visible, ma'am. मैम 24 नंबर की स्लाइड शो हो रही है अभी तो। वो तो शो हो रही है, लेकिन मैंने उसको उसमें लिंक ओपन किया है, वो नहीं शो हो रहा है आपको? वो नहीं नो शो रहा मैम, है। नो मैम। नहीं हो रहा। अच्छा, मैं फिर से करती हूँ। मैंने क्लिक किया, ये शो हो रहा है? नहीं मैम, नहीं। चलिए, मैं आपको साइट पे ही ले जाता करती हूँ, है ना? ये देखिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आकर के, कोई भी वेबसाइट जो आप ओपन कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर यूआरएल कॉपी किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का पेज है, इसको मैं चेक करना चाह रही हूँ कि ये सेफ है या नहीं। तो ये चेक करेगा, चेक करके आपको रिजल्ट देगा, नो अनसेफ कंटेंट फाउंड। आ रहा है? ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, देखिए हाँ आप दिख तो रहा है मैडम। दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. इस तरह से हम कोई भी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए कि वो सही है या नहीं। ठीक है, आगे चलें। मैम पहले शो नहीं हो रहा था, एक बार रिवाइज कर दो ना, कैसे साइट को डालेंगे हम? ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना Yes. आपको, वो वेब यूआरएल नोट कर लो आप। उसको ओपन करेंगे ना, तो वहां पर आपको स्पेस देगा वो साइट का एड्रेस डालने के लिए। जो नंबर 1 है ना, transparencyreport.google.com, इसको एक ओपन मिनट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपकी उसमें चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। ठीक है, तो पहला वाला लिंक ओपन करना है मैम, इसके बाद में फिर अपने को वो कोई भी साइट दी गई है वो वो डालनी है। यूआरएल खुलेगा, मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जी जी जी। चैट मिल गया सबको, है ना? अच्छा, सेकंड जो है वो साइट चेक, ये भी वेबसाइट चेक करने के लिए है। देन mxtoolbox.com, ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से कोई एप्लीकेशन आपकी सेफ है कि नहीं यूज करने के लिए, उन सबको यूज कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड, आप अपना ब्राउजर का सेफ्टी टूल यूज कर सकते हो। आप जैसे गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, कोई फायरफॉक्स यूज कर रहा है, कोई मोजिला यूज कर रहा है, ठीक है, कोई माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यूज कर रहा है, अलग अलग ब्राउजर सब यूज करते हैं, तो उसके भी सेफ्टी सिक्योरिटी टूल्स को यूज कर सकते हो आप। कैसे? जैसे क्रोम में आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पर एडवांस होता है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी होता है, उसको चेक करिए आप कि आपका जो आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट और डिवाइस वो सेफ है कि नहीं। ठीक है, ऐसे एज में माइक्रोसॉफ्ट एज अगर कर रहे हैं, वहां भी सेटिंग्स में जाइए, एडवांस सेटिंग्स में जाइए, चेक कीजिए। फिर फायरफॉक्स में ऑप्शंस करके आता है, ऑप्शंस में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी होती है, उनको चेक कीजिए आप। ठीक है, अगर आप सफारी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी प्रेफरेंसेस के अंदर प्राइवेसी होती है, उसको चेक कर सकते हैं। फिर कोई भी यूआरएल आपको मिला है उसको आप 2 बार चेक कीजिए, माउस उसके ऊपर घुमाइए। ठीक है, जब आप माउस उसके ऊपर घुमाएंगे तो उसका एड्रेस दिखेगा आपको पूरा। देखिए, कोई भी यूआरएल आता है, जैसे कि sitecheck.sucuri.net आया, तो ऐसे नहीं पता लगेगा, इसके ऊपर जब माउस हम घुमाएंगे तो उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ आता है,
तो उससे आप चेक करेंगे कि वहां पर HTTPS लिखा हुआ है या नहीं है। HTTP और HTTPS, जो HTTPS है उसमें S है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो उसमें एक तो HTTPS को जरूर चेक करें और एक पैडलॉक की जो लॉक का निशान बना हुआ होता है इसको चेक करें, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इनको कैसे हम चेक कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट खोलती हूँ मैं, है ना। मैंने कुछ शेयर की है वेबसाइट, ठीक है। बताइएगा आपको शो हो रही है या नहीं। शो हो रही है। यस मैम। यस मैम। साइबर क्राइम मैगजीन है ये, ठीक है। आप ये देखिए, इसका जब एड्रेस हम देखेंगे तो ये HTTPS पूरा दिख रहा है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है URL जहां मेरा माउस है। नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया, दिख रहा है। नहीं नहीं दिख रहा मैम। ऊपर जहाँ एड्रेस डालते हैं हम, एड्रेस बार देखिए आप, हाँ हाँ हाँ। सब देखिए एड्रेस बार जहाँ हम लिखते हैं ना www.google.com ऊपर। मैम नहीं शो हो रही है, ये आपकी स्लाइड आ रही है साइबर क्राइम। मैम आप थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए थोड़ा, नहीं तब नहीं, दिख स्लाइड नहीं शो किया है मैंने, तो पूरा ये पेज ही ओपन किया है, वेब पेज। साइबर सिक्योरिटी सैलरी शॉर्ट पास्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस पे टॉपिक पे, ऐसा कुछ नहीं जो आप बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, ऐसा। हाँ मैम चलिए, स्क्रॉल करके ऊपर हो सकता है तो। कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने उस पे एक कोई वेब पेज खोलिए, कोई सा भी, मैम साइड में जो google.com स्केल है खोलिए ना, आप। उससे साइड में जो स्केल है ना उसको ऊपर करने पर भी वर्टिकल आता है। वर्टिकल स्केल को स्क्रॉल करके ऊपर कर यस दो। मैम, वर्टिकल स्केल को। उससे नहीं होगा ना, वो तो सिर्फ उस कंटेंट को दिखा रहा है, बॉडी को दिखा रहा है पेज की। ये जो है ना, ये एड्रेस बार में है। चलिए कोई नहीं, आप अपने अपने उस पर खोलिए, कोई भी वेब पेज खोलिए, google.com खोलिए, कुछ भी खोल लीजिए। खोला आपने? हाँ खोला मैम। हाँ, अब उसका एड्रेस बार देखिए, एड्रेस बार जहां पर आप डालते हो ना www.google.com, देखिए उसको। यस मैम, उसमें एक लॉक आता है, साइन लॉक व्हेन। आता है, लॉक पर क्लिक HTTP कीजिए, लॉक पर क्लिक कीजिए आप। हाँ जी मैम। लॉक पर जब क्लिक करेंगे तो आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। सबने किया? लॉक पर क्लिक किया सभी ने? यस मैम, कनेक्शन इज सिक्योर एंड सेकंड कुकीज वाला ऑप्शन आता हाँ, हाँ। नहीं नहीं, आप वो मत देखिए, कनेक्शन इज सिक्योर पर क्लिक कीजिए आप। हाँ जी मैम नहीं First शो हो रहा है हमको। उसमें आप अरे चेक शो नहीं कीजिए, करती, सिक्योरिटी आपको करना है। हाँ जी मैम। सर्टिफिकेट इज वैलिड आ रहा है लिखा हुआ। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो सर्टिफिकेट इज वैलिड को चेक कीजिए फिर आप। वेरीफाइड आ रहा है, वेरीफाइड बाय गूगल ट्रस्ट सर्विसेज। हाँ, नहीं, सर्टिफिकेट इज वैलिड को आप क्लिक कीजिए तो एक पूरा डॉक्यूमेंट विंडो खुल के आएगी, मैसेज विंडो यस मैम आ रही है। आ रही है। उसमें आप पढ़िए, जनरल के अंदर इशूड बाय, वैलिडिटी पीरियड आ रहा है फिर नीचे कि कब इशू हुआ था और कब तक वैलिड है ये, 5 फरवरी एक्सपायर कब 2024 होगा। और एक्सपायर हाँ, आ 5 रहा है फरवरी ना। 2024 तो इशू। यस यस मैम।
ठीक है, तो ये नहीं हमको तो नहीं दिख रहा है टोल कहीं भी ताला वगैरह मैडम। साइट को सर्च करो, कोई भी मिल जाएगी। कोई भी साइट खोलो, आपने जो गूगल मीट खोला हुआ है ना, उसी का लॉक देख लो, पैडलॉक। मोबाइल पर अगर आप बैठे होंगे तो आपको दिक्कत आएगी क्लिक करने में। तो ये भी दो तरीके हैं जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि वेदर आई एम गोइंग टू ओपन द सिक्योर वेबसाइट और नॉट। ओके, यस मैम, वेरीफाइड वाला ऑप्शन आ जाता है मैम। आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 तरीके हो गए जिससे कि आप किसी भी वेबसाइट को, किसी यूआरएल को, कोई एप्लीकेशन है, कोई सर्विस है ऑनलाइन, उनको हम चेक कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, हमें उस पर आगे जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, और कोई भी जैसे yahoo.com है, तो yahoo.com करेक्ट तरीका तो क्या है, YAHOO.com, लेकिन कई बार YAH00.com भी लिखा होता है, तो यानी कि वो फेक है, वो वहां नहीं क्लिक करना है हमें। ठीक है, ऑन साइट स्पैम्स होते हैं। अगर कोई भी साइट ओपन करते ही बहुत सारी फ्लैशिंग वार्निंग्स आ रही हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहे हैं, कोई भी अदर तरह के स्पैम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब दैट वेबसाइट इज ए स्कैम वेबसाइट। इमीडिएटली क्लोज दैट वेबसाइट। इफ यू अराइव ऑन साइट एंड टन्स ऑफ पॉपअप्स अपीयर, देन क्लोज द ब्राउजर विंडो इमीडिएटली। ब्राउजर विंडो ही क्लोज कर देनी है हमें। ठीक है, और इफ यू गेट इमीडिएटली रिडायरेक्टेड टू अ डिफरेंट वेबसाइट, आपने कोई वेबसाइट खोली, आपके हिसाब से वो जेन्युइन वेबसाइट थी, आपने यूआरएल दिया, एंटर मारा ओपन करने के लिए, लेकिन वो क्या कर रही है, आपको रिडायरेक्ट कर रही है किसी दूसरी वेबसाइट पर। ठीक है, और वो सस्पिशियस हो सकती है, इसका मतलब वो जो रिडायरेक्ट था वो सही नहीं है, दैट रिडायरेक्ट इज अ मालिशियस रिडायरेक्ट, तो आपको ओपन नहीं करना है, क्लोज कर देने का है। ठीक है, कई बार हम कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं तो सर्च इंजन डिस्प्ले करता है वार्निंग्स, दिस साइट में बी हैक्ड और दिस साइट में हार्म योर कंप्यूटर, तो आपको नहीं ओपन करना है उसको। ठीक है, कोई भी चीज आ रही है आपके, लिंक आ रहा है, कोई मैसेज आया है, एसएमएस में भी आते हैं ना मैसेजेस, लिंक आते हैं, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, बिना देखे उन्हें ओपन नहीं करना है। पहले हमें रुकना है, अच्छे से उसको पढ़ना है, चेक करना है HTTPS है या नहीं, पैडलॉक में सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रॉपर वैलिड है या नहीं, वो सब चेक करना है। रुक करके सोचना है ये मेरे काम का है कि नहीं, ऐसे ही नहीं कोई शॉपिंग वेबसाइट लिंक आ गया तो खोल दिया हमने, बिल्कुल भी नहीं खोलना है, फिर उस पर क्लिक करना है, फिर कनेक्ट होना है, क्योंकि जितने भी थ्रेड्स हैं वो क्या है कि वो ये चाहते हैं कि यूजर उन्हें क्लिक करे। वो हार्मफुल लिंक होता है, उसमें अटैचमेंट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकता है, और कोई आइकन हो सकता है, किसी में ईमेल पर भेज सकता है वो, या किसी वेब पेज पर हो सकता है, सोशल मीडिया साइट पर हो सकता है, कहीं भी हमें ओपन क्लिक नहीं करना है एकदम से, पहले हमें उसके बारे में पूरा जांच पड़ताल कर लेने की है। ठीक है, अब जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ ये ठीक है, तभी उसे ऑन करो। तो मेन थिंग इज, कितने भी एक्ट बन जाएं, कितने भी लॉ, साइबर लॉज आ जाएं, बट इफ वी आर नॉट अवेयर, कोई भी एक्ट और बिल हमें नहीं बचा सकता। ठीक है, फॉर दिस वी शुड हैव द साइबर अवेयरनेस। सो साइबर अवेयरनेस इज द साइबर सेफ्टी। फॉर दिस वी हैव टू यूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। कभी भी आप पासवर्ड डालते हैं, कैसे डालते हैं, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं? पहले मैम उसमें अपर @ केस और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लोअर लिखा केस होने लिखा चाहिए होता है न्यूमेरिकल, कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, है ना, न्यूमेरिक स्पेशल नंबर लेटर्स होने होनी चाहिए। चाहिए, 0 से 9 तक डिजिट्स होनी चाहिए, होता है ना लिखा हुआ, उसको यस देकर हम सेट कर यस देते मैम हैं। लेकिन जनरली कैसे कर देते हैं
जैसे कि मुझे यहाँ अंकित कुमार का नाम दिख रहा है, अंकित @12345 हो गया पासवर्ड? नो, दिस इज अ वेरी वीक पासवर्ड, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड जनरली कैसे सेट करने हैं हमें, कि जैसे रैंडम टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, रैंडम टेक्स्ट के हर लेटर का, वर्ड का पहला लेटर हमने ले लिया और उसमें डिजिट कंबाइन कर दी, स्पेशल कैरेक्टर्स कंबाइन कर दी, बन गया हमारा पासवर्ड। ऐसे पासवर्ड को कोई भी आसानी से जज नहीं कर सकता है, हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, देन वी हैव टू सिक्योर आवर मोबाइल डिवाइसेस। हमारा मोबाइल हमें किसी को भी नहीं देना है। किसी को भी नहीं देने का मतलब अननोन लोगों को नहीं देना है। नोन में भी आप जिसको बिल्कुल फुल प्रूफ तय है कि हाँ मेरा हार्म नहीं करेगा तभी दें, अदरवाइज किसी को नहीं दें। प्रोटेक्ट योर डेटा, आपका जो भी डेटा उसको सिक्योर रखें। ठीक है, प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी ऑनलाइन, आपकी आइडेंटिटी को किसी को उजागर नहीं करें। प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर विद सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, कोई भी एंटीवायरस आप उसमें डालकर रखें। कीप योर मोबाइल डेटा और वाईफाई ऑफ व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। ये सबसे पहला काम है। जब भी आप मोबाइल डेटा यूज नहीं कर रहे हैं, वाईफाई यूज नहीं कर रहे हैं, उसको ऑफ करके रखें प्लीज। ये सबसे बड़ा साइबर अवेयरनेस है। अगर वाईफाई ऑन है तो उस कंडीशन में क्या नुकसान होने की संभावना है मैडम? आपका घर से आप बाहर जा रहे हैं, ताला नहीं लगाया है, क्या नुकसान हो सकता है? तो चोरी हो जाएगी तो कर दे। चोरी हो सकती है ना। तो जब आपने अपना मोबाइल डेटा ही ऑन कर दिया, दरवाजे खिड़कियां घर के खुले रखे हैं, तो ताक झांक तो करेंगे लोग, है ना। बट उसका वे पूछ रहा हूँ कि किस वे से अपने मोबाइल को एक्सेस किया जा सकता है यदि वाईफाई ऑन है, तो मैं वो जानना नेट, देखिए नेट पर बैठे बैठे, एक कमरे में बैठे बैठे लोग इंटरनेट पर कौन से यूजर्स हैं, ट्रैफिक एनालिसिस करते रहते हैं, किस डिवाइस से कौन सा डेटा किस डिवाइस को जा रहा है, वो रैकी करते हैं ना। जैसे रैकी तो सुनी है सबने। या मैम? जी मैम। ऐसे ही जो सुनिए, अटैकर्स बिल्कुल। है ना, जो नेटवर्क पर अटैकर्स हैं, Yes, ma'am. हैकर्स हैं, वो नेटवर्क पर बैठे बैठे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, खुद बना लेते हैं वो लोग। ठीक है, और उनकी हेल्प से ये ट्रैक कर सकते हैं बैठे बैठे कि कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है, कौन सा आईपी पैकेट कौन से डिवाइस को जा रहा है। फिर उस आईपी पैकेट को निकाल करके सारे डेटा को पढ़ भी सकते हैं वो। ठीक है, तो सबसे बड़ी सेफ्टी है कि हम जहां तक हो सके, जब हमें काम में नहीं लेना है। देखिए क्या है, मोबाइल डेटा या वाईफाई जो है वो रिसोर्स है। क्या है वो? रिसोर्स है। जब हम कमरे में बैठे होते हैं तभी लाइट ऑन करते हैं, पंखा ऑन करते हैं, एसी चलाते हैं। जब घर से बाहर जाते हैं तो ऑफ करके जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, घर पर कोई नहीं है। तो वो चीज सेम रूल लागू होता है हमारे इंटरनेट के ऊपर भी। जब हमें यूज नहीं करना है तो हमें मोबाइल डेटा ऑफ रखना है, वाईफाई को बंद रखना है, 24 घंटे ऑन नहीं रखना है ना। इसके अलावा भी इससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। डिजिटल डिटॉक्स की आज बात की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि इतना ज्यादा इसका आदी हो गया है इंसान कि उसके बिना रह ही नहीं सकते। हर हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में बल्कि लोग देख रहे हैं मोबाइल, कितने मैसेज आए, कितने लाइक आए, क्यों क्यों नहीं आए, नो न्यू नोटिफिकेशंस। तो उससे वो साइकोलॉजिकल उन पर असर आ रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स की बहुत ज्यादा नीड है। चलो ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, इन पे डिस्कशन करने लगेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, है ना। हम सिक्योरिटी टूल्स क्या क्या अपना सकते हैं? गवर्नमेंट ने साइबर स्वच्छता केंद्र स्थापित किया है www.csk.gov.in, और वहां पर फ्री ऑफ चार्ज बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स उन्होंने अवेलेबल कराए हैं। जैसे कि मैंने किया था, मेरे लैपटॉप को स्कैन किया कि मेरे इसमें कोई बॉटनेट तो नहीं आया है, कोई खराबी तो नहीं आई है, कोई वायरस तो नहीं है, वो चेक करने के लिए। तो ये ई स्कैन एंटीवायरस डाल रखा है, K7 सिक्योरिटी डाला हुआ है, क्विक हील एंटीवायरस, वहां बॉट रिमूवल टूल डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तो उसके लिए भी डाला हुआ है।
देन फ्री मोबाइल सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, एम कवच 2 करके वर्जन 2 है एम कवच का, पहले वर्जन दूसरा आया था, ठीक है। ये सब डाले हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर लिंक दिए हैं इनके, आप इनको ओपन करके और वहां से फ्री सिक्योरिटी टूल्स का उपयोग अपने डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, और बहुत इजी है। कोई ज्यादा आप ये मत सोचिए कि हम कंप्यूटर के नहीं हैं, हम कैसे करेंगे, सब यूज कर पा रहे हैं। अभी आप मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, सब लोग सारी एप्लीकेशंस यूज करते ही हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे सेफ्टी रखते रखते भी कोई साइबर क्राइम घटित हो गया है तो हमें क्या करना है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, यू कैन रिपोर्ट anonymously और रिपोर्ट एंड ट्रैक योर साइबर क्राइम हैपेंड विद, ठीक है। इसका वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर आप जाएं, अपनी रिपोर्ट को रजिस्टर कराएं, अपनी कंप्लेन करें। ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कंप्लेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखा है, ये पोर्टल है, इस पर जाकर के महिलाओं के खिलाफ कोई भी घटना घटी है, साइबर क्राइम हुआ है, उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, ncw@nic.in पर रिटर्न कंप्लेन कर सकते हैं। आप अपने पास के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर जाकर के, कोटा का मैंने आपको बता ही दिया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181, ठीक है, वहां पर आप अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऑडियो आपको सुनाना चाहती हूँ, आप बताइएगा आपको सुनाई दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी लिंक यहाँ ऑन किया तो नहीं सुनाई दिया, आपको नहीं दिखाई दिया है। आंटी शिखा कहाँ है? अंदर बैठी है खाना पीना छोड़कर। आ रही है आवाज? आ रही है आप लोगों को? मैसेजेस भेजता है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम। यस मैम। कहा उससे कि बेटी तुम इंटरनेट का इस्तेमाल ही छोड़ Yes, दे। ma'am. नहीं आंटी, इंटरनेट का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन सावधानी के साथ, जैसे अनजाने मेल्स और मैसेजेस का जवाब ना देना, हर किसी को अपनी तस्वीर ना भेजना, अपना फोन नंबर किसी को ना देना, साइबर बुलिंग करने वाले को तुरंत ब्लॉक करना। सोशल मीडिया पर ऐसे अपराध के लिए सोशल मीडिया की हेल्प पर जाकर शिकायत कीजिए। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर तक। ईमेल से रिलेटेड, शिखा चल शॉपिंग चले, मैं हॉलिडे पर जा रही हूँ। अरे अचानक प्लान बन गया। हाँ, कल ही मुझे ईमेल आया था, उसमें लिखा था मैंने 5 दिन का हॉलिडे जीता है, बस क्रेडिट कार्ड की डिटेल दी और हॉलिडे बुक हो गया। जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा, मैं भी इस चक्कर में एक बार 20,000 रुपए गवा चुकी हूँ। कभी किसी अनजान को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी ना दें, ऐसे ऑफर्स के झांसे में ना आए, और अगर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ हो तो इसकी जानकारी अपने बैंक को तुरंत दें और कार्ड ब्लॉक कराएं। आपकी सतर्कता और सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov. सविता तू खा क्यों नहीं रही? मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरे नाम से मेरे दोस्तों को सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें और मैसेजेस भेज रहा है। इसका मतलब तू फेक आइडेंटिटी की शिकार हो चुकी है, यानी कोई नकली सविता बनकर तेरे नाम से फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ओह तू घबरा मत, फौरन सोशल मीडिया की हेल्प पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कर और प्राइवेसी सेटिंग में जाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अनजान लोगों की पहुंच से दूर रख। जी हाँ, आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने। पता नहीं मुझे इस ग्रुप में किसने ऐड कर लिया। यहाँ कितनी गंदी चीजें लिखते हैं ये लोग, कितने भद्दे फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। न जाने ये अश्लीलता कौन फैला रहा है। किसी भी प्रकार की चाइल्ड पोर्नोग्राफी अथवा बाल अश्लीलता देखना या प्रसारित करना कानूनन अपराध है। दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माना हो सकता है। आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी अथवा बाल अश्लीलता एवं अन्य अश्लील सामग्री जैसे कि रेप और
ठीक है। यस मैम। तो ये साइबर क्राइम पोर्टल पर आप कर सकते हैं, और इमीडिएटली जो कर सकते हैं आप 1930 पर, अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पोर्टल है साइबर क्राइम पोर्टल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटेट किया है, जिससे कि जो विक्टिम्स हैं साइबर क्राइम जिनके साथ हुआ है वो अपनी रिपोर्ट वहां पर करा सके। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप रिपोर्ट कराते हैं वो यहाँ के लोकेशन के आधार पे आपका जो नियर बाय साइबर सेल है, थाना है, उससे संपर्क करते हैं। ठीक है। क्या क्या चीजें चाहिए जब आप अपनी कंप्लेन कराएंगे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज आपको साथ में रखने हैं, कुछ एविडेंसेस की नीड होती है, कॉपी ऑफ ईमेल हो सकता है, अगर आपको ईमेल पर कोई लिंक आया था उसके माध्यम से फ्रॉड हुआ है तो उसकी कॉपी साथ में लगाएं आप। यूआरएल ऑफ वेब पेज हो सकता है, कोई वेब पेज के माध्यम से घटना घटी है तो उसका यूआरएल आप लगाएं। यूआरएल जो कि एड्रेस है ना, जो मैं अभी बता रही थी, मैं एड्रेस बार में अपन डालते हैं, जैसे www.google.com है। ठीक है। उसमें भी अंदर किस पे जाकर के आपने किया, पर्टिकुलर यूआरएल होगा। देन चैट की ट्रांसक्रिप्ट हो सकती हैं, स्क्रीनशॉट आपने लिए हुए हों, सस्पेक्ट मोबाइल नंबर स्क्रीनशॉट हो, वीडियोस हो, इमेजेस कोई हो, एनी अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास हो, तो क्रेडिट कार्ड की कोई रिसिप्ट हो, बैंक का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो ट्रांजैक्शन आईडी हो। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट हो, एनवलप अगर आपने कोई ऑफलाइन रिसीव किया है या मेल के थ्रू, कुरियर के थ्रू आया है, ब्रोशर या पैम्पलेट पे आपने कुछ पढ़ा था, उसके थ्रू क्राइम हुआ आपके साथ में, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन आईडी जो होता है वो रिसिप्ट हो सकती है आपकी। ये सारे एविडेंस में से जो जो भी आपके पास है आप साथ रखिए, और जब आप साइबर क्राइम पोर्टल पर आपकी कंप्लेन करा रहे हैं तो उसमें अपलोड कीजिए साथ में। ठीक है ना। अब हमने साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, डिजिटल इंडिया एक्ट की बात की, लेकिन हम जब रिसर्च वर्क जब कर रहे हैं उसमें क्या सिक्योरिटी और सेफ्टी हमें अपनानी पड़ेगी, रिसर्च से रिलेटेड क्या असुरक्षा हो सकती है, कोई बताएगा मुझे? रिसर्च में साइबर सेफ्टी, सुरक्षा की क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, क्या असुरक्षा हो सकती है हमें? हम बहुत बार जैसे हम पेपर्स पढ़ते हैं ना, तो कुछ पेपर्स ओपन नहीं होते, रिसर्च पेपर्स, और हमारा पीसी या कंप्यूटर शो भी करता है कि दिस इज नॉट अ सेफ साइट। इसके अलावा फिर हमसे डिटेल्स भी मांगते हैं वो, लाइक फोन नंबर या हमारा मेल आईडी क्या है। गुड गुड। तो वहां पर भी हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड है। मेनली रिसर्च वर्क में, जो रिसर्च वर्क हम पब्लिश कर रहे हैं या जो रिसर्च वर्क हम एक्सेस कर रहे हैं, पुराना रिसर्च वर्क हम पढ़ रहे हैं हमारे रिसर्च के लिए, उसको एक्सेस करते टाइम या हमारे रिसर्च वर्क को पब्लिश करते टाइम हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो लिटरेचर सर्वे करते हैं स्टूडेंट्स वो सब ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। ठीक है। हम अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड की बात करती है तो IEEE है, ACM है, ये सारे जर्नल्स हमारे ऑनलाइन रिसर्च पेपर्स अवेलेबल कराते हैं। सोशल साइंसेस के काफी सारे जर्नल्स हैं हमारे, अप्लाइड साइंसेस के, बायोटेक के, मेडिकल साइंस के, सबके जर्नल्स ऑनलाइन हैं जो कि आपको लिटरेचर सर्वे में हेल्प करते हैं। तो एक टर्म है प्रीडेटरी जर्नल्स, जो कि मतलब फेक जर्नल्स जिनको कहते हैं। दीज जर्नल्स आर आल्सो नोन एज फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव और स्यूडो जर्नल्स। These are the publications that claim to be legitimate scholarly journals but misrepresent their publishing practices. ये ऐसे जर्नल्स हैं जो कि क्या दावा करते हैं कि ये वैध जर्नल है, इन्हें शिकारी पत्रिकाएं भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो जर्नल्स हैं अपनी प्रकाशन प्रथाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये जो प्रीडेटरी जर्नल्स हैं, ये प्रकाशन प्रथाओं के कुछ सामान्य रूपों में सहकर्मी समीक्षा प्रदान करने का झूठा दावा करते हैं। आर्टिकल प्रोसेसिंग शुल्क जो APC है ना, उसके बारे में जानकारी छिपाते हैं। जर्नल के संपादकीय बोर्ड के सदस्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और कॉपीराइट या विद्वतापूर्ण नैतिकता के अन्य उल्लंघन भी इनमें शामिल है।
तो इस तरीके से प्रीडेटरी जर्नल्स से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें या हम पब्लिश करें, तो इससे हमें बचना है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जर्नल प्रीडेटरी जर्नल है या नहीं? तो इनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। These journals claims to be a peer-reviewed open access publication. ये क्या दावा करते हैं कि हम peer reviewed हैं, open access publication है, but does not provide the enough information to have to show that these are peer reviewed or the level of peer review promised. ठीक है। और कुछ predatory journals क्या शो करते हैं? repeatedly they use the template as their peer review report. तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जर्नल क्या है, फेक जर्नल है, प्रीडेटरी जर्नल है। Such journals advertises a journal impact factor or other citation metric on the website that is incorrect or cannot be verified. बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे अपने जर्नल का कि हमारा इम्पैक्ट फैक्टर ये है, और कोई भी साइटेशन मैट्रिक्स जैसे एच इंडेक्स से जर्नल का, आई इंडेक्स से उसको वेबसाइट पर इनकरेक्ट वे में पेश करते हैं, पब्लिश करते हैं। They may advertise an unrealistic timeline for publication. 2-3 दिन में, विदिन अ वीक आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, इस तरह से अनरियलिस्टिक टाइमलाइन। क्या हो सकता है ऐसे? कोई पेपर आपने सबमिट किया है, उसको रिव्यू करना होता है, पीयर रिव्यू में प्रोसेस में टाइम लगता है, 7 दिन में कैसे पब्लिश हो सकता है भाई? तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। देन पब्लिशेस ऑल आर्टिकल्स फॉर विच ऑथर्स पे एन एपीसी इवन इफ द आर्टिकल इज लो क्वालिटी, unrelated to the topic of the journal. ऐसे आर्टिकल्स को भी पब्लिश कर देंगे जिनके लिए उनको फीस मिल गई है। Publishes articles that have many grammatical mistakes. Editorial board includes people who do not exist. ऐसे लोगों का एडिटोरियल बोर्ड में नाम डालेंगे जिनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। Do not have credentials relevant to the topic of the journal, have affiliations that cannot be verified, or are real people who are not aware that they are listed as members. जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, किसी जर्नल को ढूंढते ढूंढते मुझे मेरा नाम उसकी एडिटोरियल टीम में दिखाई दिया, जबकि मेरा उनसे कोई इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ। मैंने उनको तुरंत मेल किया कि भाई मेरा यहाँ पर नाम डला हुआ है, आपने मेरी कॉन्सेंट ली नहीं है, फिर आपने इसमें नाम क्यों डाला है मेरा, आप नाम हटाइए। उसके बाद भी नहीं उठाया उन्होंने वहां से नाम मेरा। तो ऐसे जर्नल्स आपके प्रीडेटरी जर्नल्स और फेक जर्नल्स की कैटेगरी में आते हैं। मैम वो जर्नल जो था जिसने आपका नाम ऐड किया वो मींस फेक था क्या, ऑथेंटिक नहीं था? फेक ही होगा, मेरे से तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। जनरली क्या होता है, किसी को भी एडिटोरियल बोर्ड में आप ऐड करते हैं तो उनकी कॉन्सेंट लेते हैं, उनको बकायदा एक लेटर आप इशू करते हैं, ईमेल करते हैं, रिक्वेस्ट मेल भेजी जाती है कि हम आपका इसका रिसर्च आपका इस फील्ड से रिलेटेड है और हमारा जर्नल इससे ये रिलेटेड है, तो हम आपका नाम डालना चाहते हैं, क्या आपकी कॉन्सेंट है? यदि आपकी कॉन्सेंट है तो एक फॉर्म भरवाते हैं, वो उनका एक फॉर्मेलिटी करते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं नाम। अब आपने तो ये सब तो फॉर्मेलिटी की नहीं और नाम डाल दिया, मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं कब से नाम डाल रखा है। ठीक है, तो ये सब फेक जर्नल्स हैं। ऐसे जर्नल्स पे बिल्कुल भी रिलाय नहीं करना है। कोई बहुत पॉपुलर जर्नल्स हैं, नेचर्स का जर्नल है, IEEE का है, उससे मिलता जुलता नाम अपने जर्नल का रख लेते हैं, ये भी फेक जर्नल्स की कैटेगरी में आते हैं। They may state that offices are in one country but contact details are in another. वो कहता है हमारा मेन ब्रांच यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट नंबर कहीं और का दे रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, बहुत ज्यादा इस तरह से सिर्फ चार्जेस की बात करते हैं। ठीक है, कॉपीराइट, आपका आर्टिकल सबमिशन होता है तभी कॉपीराइट मांग लेते हैं आपसे, जबकि अभी पब्लिकेशन होना चाहिए, उसके बाद आपका एक्सेप्ट होना चाहिए पब्लिकेशन के लिए, उसके बाद कॉपीराइट देना चाहिए। ठीक है, कई एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं, रिमूव आर्टिकल्स और एंटायर जर्नल्स फ्रॉम द वेब विदाउट वार्निंग और इन्फॉर्मिंग ऑथर्स। कई बार क्या होता है कि आपने पब्लिश किया, 2 महीने बाद आप देखोगे वेबसाइट ही गायब है, या वेबसाइट में से आपका जो पब्लिकेशन है वही गायब है। ठीक है, तो ऐसे जर्नल्स फेक जर्नल्स हैं। The publisher of the journal is not a member of the recognized professional body that commits to best practice in publishing. जैसे कि
कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, उसका मेंबर नहीं है जर्नल। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड मेडिकल पब्लिशर्स का मेंबर नहीं है। ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशर्स एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ साइंस एडिटर्स है, या कोई भी जैसे इंडिया में यूजीसी की है, इसमें लिस्टेड नहीं है, तो हम उसे फेक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। The journal is not indexed in any of the established journal database such as Web of Science है, Scopus है, मेडिकल के जर्नल्स है तो PubMed सेंट्रल में है। ठीक है। इनका जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, ईमेल दिया हुआ है, वो क्या होगा, नॉन जर्नल एफिलिएटेड है, जनरल है, gmail.com से है, yahoo.com से है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ उसकी वजह से वो होगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मीट आउट नहीं करते हैं, तो वो जर्नल आपका प्रेडेटरी जर्नल की कैटेगरी में। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई सच जर्नल, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कुछ हेल्पफुल टूल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं कि जो जर्नल है वो हमारा पीडियाट्रिक जर्नल है या नहीं। फ्री रिसोर्सेस, thinkchecksubmit.org, ये एक वेबसाइट है जो जर्नल को की क्वालिटी को इवेल्युएट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको आप। नहीं पैसे की दिक्कत नहीं है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। हेलो मैम। हाँ, आवाज आ रही है मैम मेरी? वो, जी मैम, वो गलती से अनम्यूट हो गया था किसी का मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये है https thinkchecksubmit.org/journals। ये जर्नल्स की क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देता है। देन यूज कंपास टू पब्लिश, दिस इज अ टूल फॉर डिटरमाइनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। देखिए आजकल मैक्सिमम जर्नल्स ओपन एक्सेस हैं, तो उनकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें हम? इसमें सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा, ISSN नंबर भी मांगता है, उसके बेसिस पे भी चेक करता है। इनके पास पूरी डायरेक्टरी है, डेटाबेसेस हैं जर्नल्स के, उसकी लिस्ट भी देता है, फेक जर्नल्स की लिस्ट भी देता है। ये है द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। It is a non-profit database containing a searchable list of high-quality, peer-reviewed, open-access journals in all scholarly disciplines. Social sciences के, सब science के, सभी के हैं, है ना, arts के। Then Committee on Publication Ethics, ये आपको बताएगा and advise करेगा authors को that have dealt with the predatory publishers. It is again a free non-profit organization। ये लिस्ट करती है कि कौन से पब्लिशर्स रेप्यूटेड हैं, कौन से जर्नल्स आपके ऑथेंटिक जर्नल्स हैं। देन SCI Imago Journal Rank, it is a free online database which provides measures of journal citation rates based on data in the Scopus database। ठीक है, ये भी हाई क्वालिटी जर्नल्स की लिस्ट देता है आपको। देन ये है मेडिकल साइंस के लिए है, ncbi.nlm.nih.gov। देन स्टॉप प्रेडेटरी जर्नल्स, ये है आपका प्रेडेटरी रिपोर्ट्स.org। ये फेक और मिसलीडिंग जर्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। देन cables.com, ये आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। दो तरह की लिस्ट बताता है, व्हाइट लिस्ट जर्नल्स जो कि आपके वैलिड जर्नल्स हैं, ऑथेंटिक जर्नल्स हैं, उनकी लिस्ट देता है, एंड ब्लैक लिस्टेड जर्नल्स जो कि क्वेश्चनेबल्स हैं और प्रॉब्लमेटिक जर्नल्स हैं, उनकी लिस्ट देता है। देन क्लैरीवेट है, ये भी आपका एनालिसिस टूल है जो कि एनालाइज करता है कि हाई क्वालिटी जर्नल है कि नहीं है, प्रेडेटरी है या नहीं। ठीक है, देन इस तरह से आप अपने रिसर्च वर्क के लिटरेचर सर्वे के लिए जो जर्नल्स आर्टिकल्स एक्सेस कर रहे हैं वो और पब्लिश करना चाहते हैं, वो दोनों के लिए आप
चेक कर सकते हैं कि हमें सही जनरल कौन सा है, उसमें हमें करना है नहीं। लास्ट में समरी मैंने लिखी है कि हमें क्या ध्यान रखना है। फाइनेंशियल फ्रॉड हो तो 1930 नंबर ध्यान रखना है। पोर्टल cybercrime.gov.in का ध्यान रखना है। एंड ऑलवेज फॉलो STC, स्टॉप, थिंक, कनेक्ट और क्लिक। ठीक है, एकदम से क्लिक नहीं करना है। सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई भी लिंक आ रहा है, नहीं करना है। देन कोटा का एड्रेस है और फोन नंबर है। ठीक है, these are some references. yes, यहाँ पर हिंदी में ये वेबसाइट है। किसी भी तरह की साइबर सिक्योरिटी क्राइम से रिलेटेड हिंदी में इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है तो इस पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, नाउ यू आर वेलकम फॉर एनी क्वेश्चंस। कुछ आया आप लोगों को? बहुत अच्छी क्लास थी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इंफॉर्मेशन मिली? लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे मिली है। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली मैम, आज तो हमें यूजफुल अवेयर थी नहीं काफी। रहना है। हमें हमारे घर वालों को, हमारे आसपास वालों को, फ्रेंड सर्कल में जो भी हमारे कांटेक्ट में है, उन्हें इन बातों से अवेयर करवाना है। क्योंकि देखिए, अवेयरनेस ही सेफ्टी है। आपके साथ में ठगी हो जाए, उसके बाद आप फिर पीछे लगे रहिए, कोई मतलब नहीं है। आप अवेयर रहें, वो ज्यादा अच्छा है। जो मैंने बात बोली है, इट इज बेटर टू स्विच ऑफ योर मोबाइल डेटा एंड वाईफाई व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। आज से और अभी से इसको हैबिट बना लें। आपका मोबाइल डेटा आप काम में नहीं ले रहे हैं, मेक इट ऑफ। वाईफाई काम में नहीं हमेशा ले ही रहे हैं, ऑन रहता है मैडम, off डालेगा करें आप। आदत। है ना, ये हमारी आदत बन चुकी है। सोते समय भी हम उसको ऑन रखते हैं। क्यों रखना है भाई? हमारा कितना साइकोलॉजिकल इससे इस पर असर आ रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं। इस चीज को आप समझाएं, घर में स्पेशली बच्चों को समझाएं, आपके घर में महिलाएं हैं उनको समझाएं। ये बहुत घातक है। मैं खुद कंप्यूटर साइंस की हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि ये जो मोबाइल फोन है, इंटरनेट का यूज है, इसको सिर्फ रिसोर्स की तरह यूज करो, हर वक्त मत यूज करो। सोशल मीडिया नथिंग, कुछ नहीं देता है। सोशल मीडिया का क्या आउटपुट है? आप 5 घंटे बैठते हैं, आप एनालाइज कीजिए एक बार शांति से बैठ करके, क्या आउटपुट मिला हमें उसमें? क्या नॉलेज बढ़ी हमारी? नहीं बढ़ी, कुछ नहीं मिलता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड आपका जो मानसिक स्तर है वो गिरता है उससे, वेस्ट और ऑफ कुछ पीस। नहीं होता है। हाँ, मेंटल पीस। डिप्रेशन में आ रहे हैं लोग। आपने अपना फोटो डाला, कितने लाइक आए? अरे भाई आज 10 ही आए, डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। क्यों? हम हमें लाइक कर रहे हैं ना, किसी को और को दिखाने से क्या मतलब है ना? तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और रिसर्च में जो हमने थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका भी ध्यान रखिए। देखिए, आप प्रेडेटरी जर्नल्स का यूज करते हैं, पब्लिश करते हैं, मान लीजिए, क्या क्या नुकसान होंगे उससे? आपको बताएं मुझे। प्रेडेटरी जर्नल्स से आपने एक्सेस कर लिया, लिटरेचर सर्वे ले लिया, कंटेंट वहां से ले लिया या पब्लिश कर दिया, दोनों, बोथ वे। ठीक है, तो क्या नुकसान होगा? आपका अच्छा रिसर्च वर्क है, प्रेडेटरी जर्नल में पब्लिश कर दिया, तो उसको जैसे मैम हमारी लाइक जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग है या फिर सर्वे करने की थ्रू बुक्स है, वो पोटेंशियल हमारा वो कम हो रहा है। कम हो जाएगा। या फिर आपका काम बहुत अच्छा है ना, आपने बहुत अच्छा रिसर्च वर्क किया, लेकिन गलती से आपने प्रेडेटरी जर्नल में पब्लिश कर दिया, तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यस मैम। हाँ। और कोई क्वेरी किसी की? मैम पहले की मैम, हेलो हाँ, थोड़ा जोर से मैम, बोलो बेटा।
पहले मैम क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने क्या उनकी वेबसाइट पहले उनको विजिट किया बार बार, बहुत पहले। पर अब क्या मैम कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के मेरे को व्हाट्सएप पे भी किसी ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, और टेलीग्राम पे भी अपने आप ही किसी ग्रुप में ऐड कर लेते हैं मेरे को। तो मैम जो घटना घट चुकी है उनको कैसे रोकूं मैं अब? साइबर क्राइम पर डाल दीजिए आप। और अभी जो आपके पास में इनविटेशन आते हैं ना, ग्रुप में ऐड करते हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड करिए। जी मैम। हाँ, और ब्लॉक जी। कर दीजिए उनको। जी मैम। अंकित कुमार, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम मुझे पूछना है कुछ। हाँ, मैम पूछिए। एक्चुअली जैसे हम बहुत सारी जगह सॉफ्टवेयर या फिर जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं, वो सब हमारे ईमेल, फोन नंबर्स, हमारी डिटेल्स मांगते ही हमेशा। और बिल्कुल। बहुत सारी वेबसाइट्स तो तभी एक्सेस देती है जब हमें बेसिक डिटेल्स उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मैम ये इज इट सेफ कि हम मतलब इतनी जगह अपना पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है हमें। अभी मैंने आपको बताया, आपको कोई रिसर्च से रिलेटेड वेबसाइट आप अगर एक्सेस कर रहे हैं और आपका डेटा मांग रही है, तो पहले चेक करें उसकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी। अभी हमने देखा ना कैसे हम चेक कर सकते हैं। आप इंश्योर हो जाए, उसके बाद वहां पर शेयर करें, अदरवाइज नॉट अलाउड। मैम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो भी ठीक है। मान लो बहुत सारे। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम हर एक एप्लीकेशन को यूज करें। क्यों करेंगे भैया? जी यस मैम। वाई? उसके बिना भी हमारा काम चल रहा है ना। तो जी मैम। हमने ऐसी हैबिट बना ली है। मैंने अभी अभी डिस्कस किया ना, हमने हमारी मानसिकता ऐसी बना ली है कि नहीं नहीं, फट फट फटाफट Yes, ma'am. फटाफट फटाफट। अभी देखिए क्या, Addict हो गए। Yes, ma'am. हाँ, वो तो मेरे परेशानी है नॉर्मल, वो तो जो चलती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सोशल साइंसेस वाले, साइकोलॉजी वाले होंगे ना, वो बहुत अच्छे समझ सकते हैं इस चीज। मैम Yes, ma'am. लिटरेचर रिव्यू जी की हूँ मैम। लिटरेचर मेरे को यही लगता है मैम, जो भी जर्नल पढ़ते हैं लगता है इसमें भी लॉग इन कर लो, इस साइट में भी लॉग इन कर लो और नहीं अच्छा करना पढ़ने है। को मिल। देखिए, बहुत सीधा सा तरीका है। मैंने बिल्कुल मैम। आपको डे 1 पे मैंने डिस्कस किया था कि यूजीसी केयर में जाइए, आप वहां पर लॉगिन बनाइए, है ना। और यूजीसी केयर में और शोध गंगा में जो आपके अच्छे जर्नल्स हैं लिस्टेड है, एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं ना फिर कि हमने तो वहां से एक्सेस किया था। अगर कोई घटना घटती भी है तो उसका आप रखिए प्रूफ, और हम कह सकते हैं हमने तो वहां पब्लिश किया था। अभी क्या है कि जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस में हम कहते हैं कि यूजीसी केयर 2 में लिस्टेड हो या तो जर्नल, और उसमें भी स्कोपस इंडेक्सिंग हो, ठीक है, एससीआई इंडेक्सिंग हो, Q1 हो, Q2 हो, Q3 Q4 लेवल का जर्नल हो, ठीक है। तो इस तरह की जर्नल्स हो जिनकी रैंकिंग ऐसी हो, उसी में हम पब्लिश करेंगे। हमें ऐसे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है आर्टिकल्स की कि भाई बहुत सारे पब्लिश हो गए। आपके क्वालिटी साल में एक भी होना, पर वो क्वालिटी जर्नल में क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए। मैडम वन क्वेश्चन मेरा है, अपन इसमें क्या नाम से गूगल स्कॉलर पे जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी मांग रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो आईडी है